Hello, dear student. I, Miss Mahima, your biology teacher, welcome you all in online platform of Inspire Academy Balaghat. Dear student, this is first lecture on genetics. अनुवांशिकी का यह पहला भाग होने वाला है बेटा, जिसमें पीएनएसटी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं हम लोग सभी के सभी सॉल्व करने वाले हैं. सो जेनेटिक्स या अनुवांशिकी जो कि आपको सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगता है उसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में समझाने की कोशिश करेंगे और इसके लिए हमें आपके साथ की ज़रूरत होगी. तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं कि एक डॉग का बेबी डॉग ही क्यों होता है, एक एलिफेंट का बेबी एलिफेंट ही क्यों होता है, या कैट का बेबी कैट ही क्यों होता है. जस्ट फॉर दिस कि जीन्स ट्रांसफ़र होते हैं और ये जीन क्या होते हैं या मेंडल के द्वारा जो कहा गया है फैक्टर क्या होते हैं, इन सभी के बारे में जानेंगे इस लेक्चर में. सो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट ऑफ दिस यूनिट दैट इज जेनेटिक्स. जेनेटिक्स या अनुवांशिकी. अनुवांशिकी का ये पहला पार्ट होने वाला है, ये पहला चैप्टर होने वाला है जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन. प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन. सो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जेनेटिक्स की. तो जेनेटिक्स एक ऐसी ब्रांच ऑफ साइंस है जो कि डील करती है जेनेटिक नेचर से, मीन्स इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, जो कि जनरेशन आफ्टर जनरेशन क्या होते हैं, पास ऑन होते हैं. पर्टिकुलर अगर हम लोग देखें बेटा तो हम जो हमारे पेरेंट्स से हमें जो कुछ सिमिलर कैरेक्टर देखने को मिलते हैं, अब उसे क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस. जो भी सिमिलर कैरेक्टर हैं आपके पेरेंट्स की, जैसे फॉर एग्जांपल कि आपके पापा से आपकी आइज़ मिलती है या आपकी मम्मी से आपके पर्टिकुलर बाकी फीचर्स मिलते हैं, तो ये क्या है, इनहेरिटेंस. और जो पेरेंट्स से आप में थोड़े से लिटिल बिट डिफरेंट कैरेक्टर्स होते हैं उसे हम लोग वेरिएशन कहते हैं. ये एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में डेफिनेशन हुई इनहेरिटेंस एंड आपका वेरिएशन की, और इन्हीं दोनों के स्टडी को कहा जाता है जेनेटिक्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देख लेते हैं व्हाट इज जेनेटिक्स. जेनेटिक्स सिंपल डेफिनेशन जेनेटिक्स की है बेटा, द ब्रांच ऑफ साइंस deals with inheritance and variation called as जेनेटिक्स या अनुवांशिकी हम इसे बोलेंगे. सो इसके अंदर हम टू कैरेक्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, और इन्हीं के फादर ऑफ जेनेटिक्स या अनुवांशिकी के पितामह जिसे बोला जाता है ये हैं सर ग्रेगर जॉन मेंडल या ग्रेगर मेंडल भी बोल सकते हैं हम इन्हें. सो मेंडल इज अ फेमस साइंटिस्ट हु डिस्कवर अबाउट जेनेटिक नेचर या जेनेटिक्स के बारे में जो सबसे स्टार्टिंग प्रोसेस या सबसे स्टार्टिंग जो चीज़ें बताई गई वो मेंडल के थ्रू बताई गई. साइंटिस्ट मेंडल जो थे बेटा, इन्होंने स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी का यूज़ करके जेनेटिक्स के पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट किए और एक्सपेरिमेंट करके उसे अपने हमारे सामने लेके आए हैं. सो सबसे पहले हम लोग जानते हैं अबाउट मेंडल जो है इनके ही लॉ जो है रीडिस्कवर किए गए हैं 3 साइंटिस्ट के द्वारा, वो हम वन बाय वन पढ़ेंगे. सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं सर ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में. सो दिस इज द पिक्चर ऑफ सर ग्रेगर जॉन मेंडल हु इज कॉल्ड एज फादर ऑफ जेनेटिक्स. सो सर ग्रेगर जॉन मेंडल जो थे, इनकी जो पर्टिकुलर लाइफ स्पान है वो लगभग 100 ईयर का माना गया है. 1900 में इनकी डेथ हुई थी. 1900 में क्या हुई थी बेटा, इनकी डेथ हुई थी. ये बिल्कुल अच्छे से इसलिए याद रखनी है क्योंकि इसी के बाद एक साल बाद 1901 में इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था. तो ये बोल सकते हैं हम कि
वन ऑफ द पर्सन है जिनको डेथ के बाद क्या हुआ, नोबेल प्राइज़ मिला है। सो 1900 में इनकी डेथ हुई और 1901 में इनको क्या किया गया, नोबेल प्राइज़ विनर थे ये फॉर कंट्रीब्यूशन इन अ जेनेटिक्स, फॉर कंट्रीब्यूशन इन अ जेनेटिक्स। सो हम बोल सकते हैं कि मेंडल जो थे, सबसे पहले इनकी स्टोरी पढ़ लेते हैं, यानी सुन, आपका काम है कि इसे बिल्कुल मेमोराइज करना। सो हम आपको बता रहे हैं फ्रॉम द स्टार्टिंग, फ्रॉम द बिगिनिंग। जो मेंडल थे एक फादर थे, दैट मीन्स कि फादरी का काम करते थे एक चर्च में एज अ फादर वर्क किया करते थे, जो कि उस टाइम मैथ्स के टीचर हुआ करते थे। वहाँ पे जो लोकल के बच्चे होते हैं उनको कलेक्ट करके वहाँ पे वो उन्हें एजुकेशन देते थे। सो एजुकेशन देने के साथ साथ वो कुछ इस तरीके से वर्क करना चाहते थे, क्योंकि उनका इंटरेस्ट क्या था, इन सब चीज़ों में था कि ये पर्टिकुलर जो हमें प्रोजेनी से जो कैरेक्टर मिलते हैं, पर्टिकुलर ऑफिस स्प्रिंग में आते हैं, वो कैसे आते हैं। तो इन्होंने एक पी यानी मटर, जिसे हम लोग साइंटिफिक नेम या इसका बॉटनिकल नेम होता है पाइजम सटाइवम, इन्होंने इस पे एक्सपेरिमेंट किया। किस पे एक्सपेरिमेंट किया, पी, जिसका साइंटिफिक नेम क्या है बेटा, पाइजम सटाइवम। पाइजम सटाइवम पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए। अपने पूरे के पूरे एक्सपेरिमेंट इन्होंने किस में किए हैं, पी प्लांट पे किए हैं, क्योंकि इन्हें बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर मिले पी में जिससे इन्हें इजी गोइंग वे में क्या एक्सपेरिमेंट करना सहज लगा इसमें। दैट्स वाई ही सिलेक्टेड पी एज अ जेनेटिक मटेरियल या स्टडी मटेरियल उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए यूज़ किया। सो हम लोग जैसे देखते हैं कि ये फादर थे और साथ ही साथ ये मैथमेटिशियन थे, मतलब मैथ्स पढ़ाते थे। तो इसी रीज़न से क्या हुआ, जब इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट को पब्लिक किया या मैगजीन में छापा, तब वहाँ पे बहुत सारे इनके ड्रॉबैक्स निकाले गए। क्यों, क्योंकि ये एक मैथ्स वाली स्ट्रीम से आ रहे थे। सो बायोलॉजिस्ट ने बहुत सारे क्या किए, क्लेम किए कि ऐसा कैसे हो सकता है, लाइक दैट। सो हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। उसी तरीके से मेंडल का उस टाइम जो उन्होंने पब्लिक किया लॉ, उसे दबा दिया गया। बट आफ्टर सम इंटरवल ऑफ टाइम 3 साइंटिस्ट आए जो कि अलग अलग कंट्री से थे, जिनका नेम है ह्यूगो डी वेरिस। पहले साइंटिस्ट आए, वन बाय वन हम नेम लिखवा दे रहे। ह्यूगो डी वेरिस फ्रॉम हॉलैंड से आए थे बेटा ये। उसके बाद कॉरेन सेकेंड साइंटिस्ट है, एंड द लास्ट वन टेसिनमा। ये जो थे थ्री साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1901 में अपनी स्टडी कंप्लीट की, और इन तीनों के रिसर्च वर्क से रीडिस्कवरी हुई किसकी, मेंडल लॉ की। सो दैट्स वाई ही इज़ नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स, एंड इन्होंने वो क्या किया, उसे रीडिस्कवर किया। ह्यूगो डी वेरिस जो थे ये हॉलैंड के साइंटिस्ट थे बेटा, हॉलैंड के साइंटिस्ट थे ये। इसके बाद जो हमारे नेक्स्ट साइंटिस्ट थे कॉरेन, ये जर्मनी के थे, और ये जो तीसरे वाले थे टेसेनमार्क, ये थे ऑस्ट्रिया के। ये तीनों साइंटिस्ट ने मिलके अलग अलग चीज़ें बताई, ताकि जो कि ऑलरेडी मेंडल ने प्रूव कर चुके थे उनके एक्सपेरिमेंट से, जो कि एक्सपेरिमेंट उन्होंने किस में किया था, पी प्लांट में किया था। सो वन बाय वन हम अब पी प्लांट पे जो उनके रिसर्च वर्क हुए थे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये थी ऑल हिस्ट्री, या बोल सकते हैं बायोग्राफी ऑफ मेंडल, हु इज़ नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स। जेनेटिक्स पढ़ने से पहले इनके बारे में जानना बहुत ज़्यादा नेसेसरी था, दैट्स वाई हमने आपको बता दिया। सो कुछ पॉइंट है या कुछ की टर्म्स है जो कि आपको हेल्पफुल होंगे, किसके लिए बेटा, मेंडल्स लॉ पढ़ने के लिए। सो हम लोग देख ले रहे हैं। सबसे पहली बात कि 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लिए थे इन्होंने। 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर में पी, पाइजम, सटाइवम के इन्होंने लिया था। रीज़न जो है बिहाइंड टेकिंग पी एज अ प्रैक्टिकल मटेरियल, वो था सबसे पहले कि एनुअल प्लांट होता है, मतलब कम समय में ये प्लांट उग के मैच्योर सीड हमें मिल सकते हैं इसमें। दूसरी बात कि यहाँ पे शॉर्ट लाइफ साइकिल है,
तीसरी बात कि ये परफेक्ट बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है। बाइसेक्सुअल फ्लावर मतलब कि भाई हमने जो अभी जस्ट कंप्लीट किया है, दैट मीन्स स्टेमन और कार्पल, इसमें दोनों ही चीज़ें मिलेंगी और बहुत ही एक्यूरेट क्वांटिटी और क्लियर विजन आपको सीन होगा। उसके बाद इसमें क्या होता है, मार्जिनल प्रेजेंटेशन होती है, तो इजी टू रिमूव या टेकआउट शीट के लिए ये बहुत ज़्यादा इजी मेथड हो जाएगा, इसीलिए हमने इसे सिलेक्ट किया। प्लस और एक पॉइंट हम इंक्लूड कर सकते हैं कि इनके पास क्या होते हैं, वेरियस ट्रेड्स होते हैं जिसमें बहुत सारे एलील हमें मिलेंगे। अब ये एलील और ट्रेड क्या होते हैं इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो ट्रेड मीन्स कैरेक्टर, जैसे हमारे पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग में हम ले सकते हैं कि हेयर का कलर, ठीक है, ब्राउन भी हो सकता है, ब्लैक भी हो सकता है, ठीक है, स्किन का टेक्सचर डार्क भी हो सकता है, फेयर भी हो सकता है, ठीक है। वैसे ही फ्लावर के कलर वहाँ पे डिफरेंट हो सकते हैं, पर्पल भी हो सकता है, वाइट भी हो सकता है। वहीं सीड का कलर आपका ग्रीन भी हो सकता है, येलो भी हो सकता है, उसका टेक्सचर राउंड भी हो सकता है, रिंकल भी हो सकता है, पॉड का शेप। इस तरीके से उन्होंने 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर पे क्या की थी, स्टडी की थी, और इसी को उन्होंने F1 जनरेशन F2 जनरेशन करके सिस्टमेटिक वे में क्या किया, रिप्रेजेंटेशन किया। सबसे पहले थोड़े से जेनेटिक टर्म्स देख लेते हैं कि कौन से जेनेटिक टर्म्स आप लोग पढ़ने वाले हैं या आपके कॉन्टेक्ट में आएंगे। जेनेटिक टर्म्स, जेनेटिक टर्म्स की बात करें तो सबसे पहला जो टर्म है बेटा वो है फैक्टर, या इसे हम लोग अभी के लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, जीन। क्या बोलते हैं बेटा, जीन। पहले जीन को ही मेंडल ने क्या कहे थे, फैक्टर, कि कोई ना कोई फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है जो कि सिमिलर कैरेक्टर पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ला रहा है, या ऐसा कुछ है जो कि थोड़े वेरिएशंस भी उसमें इंक्लूडेड हैं। इन दोनों चीज़ों को बताने के लिए क्या वर्ड यूज़ किया था उन्होंने, फैक्टर, जो कि आज की लैंग्वेज में हम लोग जिसको बोलते हैं जीन। अब ये जीन लोकेट कहाँ करते हैं, तो यू नो वेरी वेल अबाउट द सेल, यू नो अबाउट सेल। सेल क्या है, स्ट्रक्चरल, स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, मतलब शरीर की सबसे छोटी क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई। यहाँ पे आप सभी को पता है कि यूकेरियोटिक सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। क्या होता है, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर डीएनए आरएनए होता है। डीएनए आरएनए को हम लोग क्या बोलते हैं, जेनेटिक मटेरियल। क्या बोलते हैं, जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल। अब ये जो जेनेटिक मटेरियल है, इसी के अंदर आपको अगर हम बताएं तो क्रोमोसोम सीन होते हैं। क्रोमोसोम कौन सी स्टेज में दिखते हैं, तो जब सेल क्या करने वाली रहती है, डिवाइड करने वाली रहती है, तब हमें क्रोमोसोम दिखते हैं। तो इस तरीके से क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर होता है। ये सभी को पता है कि क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कैसा होता है। नहीं पता है तो यहाँ देख लीजिए बेटा, दिस इज द क्रोमोसोम, दिस इज द क्रोमोसोम। ओके, क्रोमोसोम के अंदर क्या भरे हुए रहते हैं, देखो ये हो गई सेल, सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल। अब जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए क्या होता है, कंडेंस फॉर्म में इस तरीके से यहाँ पे भरा हुआ होता है, इस तरीके से कंडेंस फॉर्म में इस तरीके से डीएनए यहाँ पे लोकेट करता है क्रोमोसोम के अंदर। ओके, क्रोमोसोम के अंदर। नाउ क्रोमोसोम के अंदर जो जीन का लोकेशन होता है उसे हम लोग कहते हैं लोकस। क्या बोलते हैं बेटा, लोकस। यहाँ पे क्या है, ये पर्टिकुलर लोकेशन ऑफ जीन, पर्टिकुलर लोकेशन ऑफ जीन इज कॉल्ड एज लोकस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लोकस। ठीक, लोकस के अंदर सिचुएटेड होता है क्या, जीन। क्लियर। और जीन सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड या पर्टिकुलर हम बोल सकते हैं कि जैसे अमाइनो एसिड हो गया, इस तरीके के यूनिट से बना होता है। अगर हम देखें तो क्रोमोसोम में जो डीएनए भरा हुआ है, डीएनए के भी एक बिट लाइक सब्सटेंस क्या होता है, जीन। ठीक, आपका जीन ये है, या इसी को हम लोग फैक्टर बोलते हैं। ये जेनेटिक टर्म में सबसे पहला चीज़ आपको समझ में आया होगा कि ये क्या होता है। नेक्स्ट पे बात करते हैं हम लोग, नेक्स्ट की बात करते हैं बेटा,
सो हम डिस्कस करेंगे अबाउट, वहाँ पे हो गया जीन। अब क्रोमोसोम तो सभी में होंगे, यू नो वेरी वेल। ह्यूमन बींग्स में कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं? तो ह्यूमन बींग में कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं? ह्यूमन हैव 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। पेयर मतलब क्या होता है? 2। सो कितने क्रोमोसोम हो गए? 46 क्रोमोसोम। कितने क्रोमोसोम हुए हैं? 46 क्रोमोसोम। ऐसे ही हर प्लांट स्पीसीज में डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, ठीक है। सो अगर हम लोग बात करें, अभी यहाँ पे क्या बात करने वाले हैं हम लोग कि क्रोमोसोम का जो नंबर है वो जस्ट हाफ हो जाता है जब हम लोग गैमेट ट्रांसफर करते हैं। हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में भी पढ़ा था कि जैसे ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने वाला है वहाँ पे 2 प्रोसेस होती थी, एक मेगास्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोरोजेनेसिस से ओव्यूल का फॉर्मेशन हुआ था, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस से किसका फॉर्मेशन हुआ था? पॉलन ग्रेन्स का। और दोनों ही हैप्लॉइड नेचर के थे, मतलब जस्ट हाफ। और उसके बाद जब जाइगोट फॉर्म हुआ तब वो 2n स्ट्रक्चर फॉर्म किए, जिसको आगे चल के हमने शीट कहा। तो कुछ इसी तरीके से यहाँ पे भी प्रोसेस होती है। तो कुछ सिमिलर कैरेक्टर आ जाते हैं, कुछ डिसिमिलर कैरेक्टर आ जाते हैं, बट ये कैरी कहाँ कौन करता है? तो क्रोमोसोम। ये सभी के सभी कहाँ कैरी करते हैं बेटा? क्रोमोसोम में। सो यहाँ पे हम डिफरेंट टाइप्स के ट्रेड्स के बारे में बात करेंगे। ट्रेड्स मतलब हम बोल सकते हैं कि कैरेक्टर। उसके बाद एक वर्ड और यूज करेंगे हम, एलिल वर्ड यूज करेंगे। ये ट्रेड एंड एलिल, ये कैरेक्टर है और ये इसके टाइप्स बोल सकते हैं हम, जैसे कि टॉलनेस और ड्राफ्टनेस का ट्रेड, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे बेटा एक और टर्म की, दैट इज द होमोजाइगस। होमोजाइगस जब वर्ड यूज करेंगे तो होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस ये दोनों क्या है? एक दूसरे से जस्ट अपोजिट है। हेट्रोजाइगस एंड होमोजाइगस। नाम से होमोजाइगस से समझ में आ रहा है कि सिमिलर होंगे। सो सिमिलर एलिल, या बोल सकते हैं हम सिमिलर साइज, जैसे कैपिटल टी टॉलनेस को क्या करते हैं? शो करते हैं। वैसे ही स्मॉल टी किसको? ड्राफ्टनेस को, ठीक है। कुछ इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि होमोजाइगस में क्या होंगे? सेम एलील होंगे, सिमिलर। और उसके बाद हेट्रोजाइगस में क्या होगा? डिसिमिलर थिंग दिखेगी। सो डिसिमिलर में क्या होगा? कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। इसी को हेट्रोजाइगस कंडीशन को ही हम लोग क्या कहते हैं? हाइब्रिड। क्या कहते हैं बेटा? हाइब्रिड। इज इट क्लियर? नाउ कुछ टर्म्स ऐसे भी हैं जिसे हम लोग यूज करने वाले हैं जेनेटिक या लॉ पढ़ते टाइम। दैट इज हम बोल सकते हैं सबसे पहली थिंग यूज करेंगे हम F1 जनरेशन, F2 जनरेशन। ये वर्ड आएंगे आपको या ये टर्म्स आएंगे। सो एफ का फुल फॉर्म होता है बेटा फीलियल या फीलियरी जनरेशन। फीलियरी जनरेशन 1, फीलियरी जनरेशन 2, यहाँ पे F2 भी आएगी। अब ये क्या होगा? F1 क्या होगा, F2 क्या होगा, यहाँ पे समझ लीजिए। तो F1 क्या होगा? जब हमने क्या करा दिया? x के साथ क्या करा दिया? XY का क्रॉसिंग। सो यहाँ पे क्रॉसिंग कराने के बाद क्या हो सकता है? पॉसिबिलिटी XX की भी है, सेम पॉसिबिलिटी XY की भी है, ठीक है। तो ये क्या हो गई? इसकी F1 जनरेशन। ये F1 जनरेशन हो गई। यहीं पर हम फिर इसकी दूसरे के साथ क्रॉसिंग ओवर करवा देंगे या सेल्फिंग करा देंगे, ठीक है। सो यहाँ पे क्या आएगी? जो सेकेंड प्रोजेनी आएगी इसको बोलेंगे हम लोग F2 जनरेशन। ये हो गई F1 और दूसरी जब आएगी तो इसे बोलेंगे F2 जनरेशन। सो F1 F2 फुल फॉर्म क्या होगा? F का फीलियल, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग क्रॉस। जैसे मैंने बात करी हाइब्रिड की। सो हाइब्रिड मतलब क्या बोले थे हमने? हाइब्रिड जो होते हैं रिजल्ट, इट इज द रिजल्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। इट इज द रिजल्ट या प्रोडक्ट बोल सकते हैं हम, प्रोडक्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन का
रिजल्टेंट होता है या रिजल्ट होता है या प्रोडक्ट होता है। सो हाइब्रिड जो होता है जनरली, सो हम लोग जब कराते हैं तो इसकी 2 से 3 कंडीशन हो सकती है, बट आपकी जो बुक है, बुक में हम लोगों ने 2 ही हाइब्रिडाइजेशन पढ़ना है। दैट इज फर्स्ट वन इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस मतलब कि एक ही कैरेक्टर को लेकर हम जब क्रॉस कराएंगे, व्हेन वी यूज ओनली वन कैरेक्टर फॉर हाइब्रिडाइजेशन। जैसे कि टॉल क्रॉस विथ स्मॉल या ड्वार्फ, इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे सेकेंड कंडीशन होगी बेटा डाईहाइब्रिड क्रॉस की। डाईहाइब्रिड क्रॉस में क्या लेंगे हम, व्हेन वी यूज 2 कैरेक्टर या 2 ट्रेड बोल सकते हैं ना, फॉर हाइब्रिडाइजेशन, सेम। सो यहाँ पे क्या होगी, हम 2 कंडीशन लेंगे, राउंड ग्रीन सीड, ये राउंड येलो शीट क्रॉस विथ रिंकल ग्रीन सीड। wrinkled green sheet, ठीक है। राउंड को हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल आर से, रिंकल को हम स्मॉल आर से, येलो को कैपिटल वाई से, ग्रीन को स्मॉल वाई से। सो क्रॉस करवाए कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे 2 कैरेक्टर लिए हमने, यहाँ पे 1 कैरेक्टर लिए। तो 1 कैरेक्टर जब लेंगे तब इसे बोलेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस, जब हम 2 कैरेक्टर लेंगे इसे बोलेंगे डाईहाइब्रिड क्रॉस। इसी के बाद हम नेक्स्ट प्रोसेस पढ़ेंगे या नेक्स्ट टर्म पढ़ेंगे, फिनोटाइप एंड जीनोटाइप कैरेक्टर। कैरेक्टर के 2 टाइप्स, कैरेक्टर के 2 टाइप्स। पहला होता है फिनोटाइप। सो फिनोटाइप नाम से समझिए बेटा, फिनोटाइप या फिजिकल, P फॉर फिनोटाइप, P फॉर फिजिकल। फिजिकल जो अपेयर होता है, फॉर एग्जाम्पल कि हम लोग जब मॉर्फोलॉजी पढ़ रहे हैं मतलब कि उसका क्या है, फिनोटाइप है, और हम क्या एनाटॉमी पढ़ रहे हैं मतलब उसका क्या है, जीनोटाइप है। सेम एज इट इज आपका फिनोटाइप मतलब कि टॉल है तो वो पर्टिकुलर टॉल ही दिखेगा, स्मॉल है तो स्मॉल ही दिखेगा, या पिंक फ्लावर है तो पिंक अपेयरेंस आपको नज़र आएंगे। वैसे ही अगर पर्पल है तो पर्पल नज़र आएगा, ठीक है। ये फिजिकली मीन्स फिजिकल जब हम टर्म्स देखते हैं तब ये फिनोटाइप कहलाता है। और दूसरा होता है जीनोटाइप, इंटरनली, कि वो यहाँ पे 2 कंडीशन हो सकती है, जीनोटाइप की 2 कंडीशन हो सकती है। यहाँ पे हमें पता नहीं है, बट यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 कंडीशन हो सकती है। ये एक होता है होमोजाइगस, अभी जो हम लोग ने बात की थी होमोजाइगस की, एक ही टाइप के उसमें आपको देखने को मिलेंगे जीन। और यहाँ पे दूसरी कंडीशन हो सकती है हेट्रोजाइगस। तो हेट्रोजाइगस में जो डोमिनेंट होगा वो क्या दिखाएगा, अपना कैरेक्टर दिखाएगा। अब इसी में 2 चीज़ें और हमको पढ़नी है, दैट इज डोमिनेंट एंड रेसेसिव कैरेक्टर, है ना। कैरेक्टर को हम लोग फिर से 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक डोमिनेंट मतलब प्रभावी, और एक होता है रेसेसिव यानी अप्रभावी। एक हो गया डोमिनेंट, दूसरा हो गया रेसेसिव। प्रभावी या डोमिनेंट को अगर हम लोग बात करें बेटा, तो जब हमें टॉल नज़र आ रहा है पेड़, तो उसमें कैपिटल टी भी हो सकता है, कैपिटल टी स्मॉल टी भी हो सकता है।
और ये जो कैपिटल टी है वो किसके लिए रिप्रेजेंटेशन करेगा, डोमिनेंट, एज ए डोमिनेंट है इसीलिए वो कैपिटल टी यूज कर रहे हैं हम उसके लिए टर्म, ठीक है। वहीं अगर हम रेसेसिव की बात करें तो रेसेसिव प्रेजेंट रहता भी है तब भी वो अपने कैरेक्टर शो नहीं करता है, जैसे कि कैपिटल टी स्मॉल टी, ये प्रेजेंट है बट ये अपना कैरेक्टर नहीं दिखाएगा, यहाँ पे भी क्या दिखेगा, प्लांट टॉल ही दिखेगा। बट यहाँ पे एक किसी हम लोग हमेशा एक एग्जाम्पल देते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि आपके क्लास में जब मॉनिटर कैप्टन एंड वाइस कैप्टन होते हैं, सो कैप्टन होने के टाइम वाइस कैप्टन का कोई रोल नहीं बच जाता है, लेकिन अगर एब्सेंस ऑफ कैप्टन सो वाइस कैप्टन एज अ कैप्टन वर्क करता है। तो सेम एज इट इज़ यहाँ पे क्रोमोजोम में भी होता है, अगर डोमिनेंट कैरेक्टर है तो रेसेसिव वाला अपना प्रभाव नहीं दिखाएगा, लेकिन इन एब्सेंस ऑफ डोमिनेंट कैरेक्टर रेसेसिव भी क्या हो जाएगा, अपना प्रभाव दिखाता है, ठीक है। सो यहाँ पे हमने कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ा, फिनोटाइप, जीनोटाइप कैरेक्टर, डोमिनेंट एंड रेसेसिव। इन सभी को हम एक चार्ट के थ्रू समझते हैं, दैट इज द पुनेट स्क्वायर चार्ट, दैट इज गिवन बाय पुनेट साइंटिस्ट। पुनेट स्क्वायर चार्ट, ये जो पुनेट स्क्वायर चार्ट है ये चार्ट दिया गया था सर पुनेट के द्वारा। सर पुनेट ने इसको क्या किया था, पब्लिक किया था, बट इन्होंने ये क्या किया था, जब मैंडल ने पर्टिकुलर रफली शो किया था अपनी स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी की प्रोसेस को, बट उन्होंने अपना ये स्क्वायर चार्ट देके बताया कि इसको इस तरीके से मीन सिंपलेस्ट फॉर्म में हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि पुनेट स्क्वायर में पर्टिकुलर हम लोग गैमेट फॉर्म करते हैं, गैमेट फॉर्म करने के बाद यहाँ पे रखा जाता है इस पर्टिकुलर ब्लॉक में, और इस तरीके से हम क्या बना लेते हैं फिर इसके ऑफस्प्रिंग। जैसे यहाँ पे हमने कैपिटल टी स्मॉल टी एज अ गैमेट लिया है, सो यहाँ पे हम क्या बनाएंगे बेटा, ये जो पर्टिकुलर पार्ट होंगे, वेट, ये जो पर्टिकुलर पार्ट होंगे ये क्या रहेंगे, ऑफस्प्रिंग के पार्ट रहेंगे, ठीक है। तो ये क्या होंगे, ऑफस्प्रिंग, ये ऑफस्प्रिंग है, और ये क्या है पर्टिकुलर, अगर हम ये देखें तो ये हैं आपके गैमेट्स, ये आपके क्या है, गैमेट, जिनको हम क्रॉस ओवर करवाने वाले हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द पुनेट स्क्वायर चार्ट, a Punnett square table we can say. Now proceeding to the next point, this is the chart of Mendel. Mendel ने इन 7 contrasting character को लिया था for their experiment. So सबसे पहला जो आपका कैरेक्टर होने वाला है दैट इज द, यहाँ पे देखिए बेटा लिखा हुआ है कैरेक्टर, ये पूरे के पूरे कैरेक्टर है, यहाँ पे डोमिनेंट ट्रेड एंड रेसेसिव ट्रेड, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, एलिल हैं, मतलब एक दूसरे के क्या है, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है। देखिए पहला शीट का शेप क्या हो सकता है, राउंड भी हो सकता है, रिंकल भी हो सकता है। अब इसमें राउंड क्या है, डोमिनेंट कैरेक्टर है, रेसेसिव क्या है, रिंकल्ड वन है ना, रिंकल्ड वन इज अ रेसेसिव कैरेक्टर। यहाँ वैसे ही सीड का कलर क्या है, येलो है एंड ग्रीन है, ग्रीन क्या है, रेसेसिव है, येलो क्या है, उस पर डोमिनेंट है। अगर येलो प्रेजेंट रहेगा तो ग्रीन अपना कलर शो नहीं करेगा, बट अगर वहाँ पे येलो है और मीन्स पर्टिकुलर येलो एब्सेंट है तब ग्रीन कलर शो होगा, क्योंकि वो रेसेसिव है। फ्लावर का कलर या तो वायलेट हो सकता है या तो वाइट हो सकता है, वहीं पॉड का शेप फुल हो सकता है या कॉन्ट्रैक्टेड हो सकता है। ऐसे ही आपके 7 डिफरेंट कैरेक्टर दिए हुए हैं, उसी के हिसाब से डोमिनेंट ट्रेड और रेसेसिव ट्रेड के बारे में आपको यहाँ पे चार्ट के थ्रू बताया गया है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बेटा, या आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताएं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको कुछ इस तरीके से पूछा जा सकता है कि इनमें से रेसेसिव ट्रेड, मेंडल के अनुसार इनमें से रेसेसिव ट्रेड कौन सा है, या मेंडल के अनुसार इसमें से डोमिनेंट ट्रेड कौन सा है, प्रभावी कारक कौन सा है या अप्रभावी कारक कौन सा है। तो आपको एट दैट सिचुएशन बनना चाहिए। सो कीप इन माइंड एंड स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपके लिए
नोट्स बनाने के लिए इजी वे में ये काम कर सके। वहीं हम प्रोसीड करते हैं टू द नेक्स्ट पॉइंट। नाउ वी टॉक अबाउट द मेंडल्स लॉ। लेट्स स्टार्ट। लॉज ऑफ मेंडल। देखिए बेटा, सो लॉ ऑफ मेंडल की बात करें, सो लॉ ऑफ मेंडल 3 टाइप के होते हैं। पहला लॉ ऑफ मेंडल है लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस, प्रभाविता का नियम। लॉ ऑफ डोमिनेंस या प्रभाविता का नियम। वहीं दूसरे लॉ की बात करें तो ये होता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। वहीं तीसरा लॉ है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। law of segregation. So these are the 3 laws of Mendel's law of dominance. So सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेटा लॉ ऑफ डोमिनेंस के बारे में। डोमिनेंस या डोमिनेंट कैरेक्टर अभी यहाँ पे ध्यान दें। सो मेंडल के अकॉर्डिंग फर्स्ट लॉ आपका ये कहता है कि हमेशा जब भी क्या होगा, क्रॉस होगा या F1 जनरेशन आएगी तो जो पेरेंट्स है, पेरेंट्स में जो डोमिनेंट कैरेक्टर है वही आपका फर्स्ट प्रोजेनी में आपको दिखेगा। किस रेशियो में? 3:1 की रेशियो में, यानी अनुपात में। आइए चलिए देखते हैं कैसे। सो लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग जब हम लोग क्या करेंगे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराएंगे। क्या कराएंगे बेटा? मोनोहाइब्रिड क्रॉस। सो मोनोहाइब्रिड क्रॉस अगर हमने करवाई तो हम कैरेक्टर कौन से ले रहे हैं? हाइट का ले रहे हैं, ठीक है। हाइट ऑफ प्लांट, हाइट ऑफ प्लांट, हाइट ऑफ प्लांट कैरेक्टर ले रहे हैं। हाइट ऑफ प्लांट कैरेक्टर में जो एक पहला जो है वो क्या है? डोमिनेंट, दैट इज द टॉल, एंड जो दूसरा है दैट इज द ड्वार्फ। सो टॉल को हम होमोजाइगस है, ये होमोजाइगस टॉल है तो इसे कैपिटल टी से शो करेंगे। होमोजाइगस ड्वार्फ है तो इसे स्मॉल टी से शो करेंगे। अब इसको हमने शो तो कर दिया। नाउ वी क्रॉस विथ ईच अदर। कैसे क्रॉस करेंगे ये देखिए। अब हमने क्रॉस करवाना है। यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर टॉलनेस का कैरेक्टर दिख रहा है ये क्या है? यहाँ पे डोमिनेंट है। क्या है बेटा? डोमिनेंट, मतलब ये क्या है? प्रभावी है, प्रभावी है। वहीं अगर हम बात करें किसकी? डार्फ की, तो ये क्या है? अप्रभावी है, मीन्स रेसेसिव है, रेसेसिव है, रेसेसिव या अप्रभावी, रेसेसिव है या अप्रभावी है। सो हम जब इन दोनों का क्रॉस करवाएंगे F1 जनरेशन में, जब हम क्रॉस करवाएंगे कैपिटल टी, स्मॉल टी, दोनों का क्रॉस करवाए हमने, तो यहाँ पे क्या मिलेगा बेटा? सबसे पहला कैपिटल टी स्मॉल टी, दूसरा कैपिटल टी स्मॉल टी, तीसरा स्मॉल टी कैपिटल टी, चौथा
स्मॉल टी कैपिटल टी। दैट मीन्स ये पूरे के पूरे 100% क्या मिले हमें, टॉल मिले। बट कौन सी कंडीशन मिल गई, यहाँ पे होमोजाइगस थे, ये होमोजाइगस टॉल थे, बट यहाँ पे क्या मिले हमें, हेटेरोजाइगस, हेटेरोजाइगस। अब यहाँ पे हेटेरोजाइगस टॉल मिले 100% हमें। अब ये कौन सी जनरेशन हुई, F1 जनरेशन है ना। कौन सी जनरेशन हुई बेटा, F1 जनरेशन। कौन सी जनरेशन थी ये, F1 जनरेशन। अब F2 जनरेशन जब हमें इनकी बनानी है, F2 जनरेशन, तो इसका क्या करेंगे, सेल्फिंग करवाएंगे। क्या करवाएंगे, सेल्फिंग। सेल्फिंग मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी से कैपिटल टी स्मॉल टी का ही क्रॉसिंग ओवर करवाएंगे। सो इस तरीके से हम पुनेट स्क्वायर बनाएंगे, है ना। पुनेट स्क्वायर में क्या करेंगे हम, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। इसी तरीके से हम इसमें हाइब्रिड बनाएंगे, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। तो यहाँ पे क्या होगा, ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, बट ये ड्वार्फ है। तो इस तरीके से यहाँ पे हम दो कैरेक्टर निकालेंगे बेटा। पहला फिनोटाइप कैरेक्टर निकालेंगे, तो फिनोटाइप में क्या मिलेंगे हमें, फिनोटाइप में हमें 3 मिलेंगे टॉल और 1 मिलेगा ड्वार्फ। तो ये क्या हो गया, इसका रेशियो 3:1। बट वहीं हम क्या निकालेंगे, जब जीनोटाइप निकालेंगे, इसका जीनोटाइप मीन्स जेनेटिक मेकअप निकालेंगे हम, तो इस तरीके से मिलेगा। कैपिटल टी कितना है, कैपिटल टी है 1, कैपिटल टी स्मॉल टी है 2 और स्मॉल टी क्या है 1। तो इसका रेशियो क्या मिल जाएगा हमें, 1:2:1। ये क्या है, जीनोटिपिक रेशियो। क्या है बेटा, ये जीनोटिपिक रेशियो। आई होप सो कि क्लियर हो रहा है आपको। ये है लॉ ऑफ डोमिनेंस, मेंडल लॉ ऑफ डोमिनेंस बोला जाता है, या इसे बोला जाता है प्रभाविता का नियम। अब जो ये प्रभाविता का नियम था, इसी कारण से कॉन्फ्लिक्ट हुए थे, या इसी के ड्रॉबैक बहुत सारे थे। सो ड्रॉबैक के कारण ही उस टाइम में इसमें क्या किया गया, इसको रोक दिया गया पब्लिक होने के लिए। क्या ड्रॉबैक थे, उसके पीछे रीज़न ये था बेटा कि जैसे हाइट, अगर हम यहाँ पे प्लांट की हाइट की बात की है उन्होंने, सो जैसे ह्यूमन बीइंग की हाइट की बात करें हम, तो ह्यूमन बीइंग में अगर पेरेंट क्या है, एक लंबे और एक छोटे हैं, तो एवरेज हाइट भी एक पर्टिकुलर ऑफस्प्रिंग की हो सकती है ना। सिर्फ और सिर्फ छोटे छोटे हाइट के या सिर्फ बड़े हाइट के नहीं होते हैं, ह्यूमन बीइंग एवरेज हाइट के भी होते हैं। सो इस कारण से इसे भी क्या कर दिया गया, नेग्लेक्ट कर दिया गया कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। बट इनके भी देखिए, हमने क्या कहा था कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो इसी को हमने क्या किया, ड्रॉबैक को हमने एक्सेप्शन के थ्रू समझाया। सो लॉ ऑफ डोमिनेंस के मीन्स 3 एक्सेप्शन है, या इसे बोल सकते हैं कि लॉ ऑफ डोमिनेंस के अपवाद। जैसे इंग्लिश में एक्सेप्शन होते हैं, हिंदी में भी कुछ एक्सेप्शन है, वैसे ही इस लॉ ऑफ डोमिनेंस में भी एक्सेप्शन है, दैट वी स्टडी इन द नेक्स्ट स्लाइड। सो हेडिंग डालिएगा बेटा, एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस, एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस के अपवाद। सो लॉ ऑफ डोमिनेंस के जो एक्सेप्शन है, ये हैं बेटा 3 इन नंबर। सबसे पहले जो है अपवाद, दैट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस, लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस, लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होगा, ना ही डोमिनेंट कैरेक्टर शो होगा, ना ही रेसेसिव। यहाँ पे कुछ और ही कैरेक्टर शो होंगे, जैसे कि हमारी ह्यूमन हाइट में होता है, ना ही स्मॉल ना ही टॉल, बल्कि आपका एवरेज हाइट शो होती है। तो कुछ इसी तरीके से यहाँ पे लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस में शो होगा। कैसे होता है,
आइए चलिए देखते हैं। यहाँ पे हमने स्नैपड्रैगन करके एक प्लांट लिया था। स्नैपड्रैगन करके एक प्लांट लिया जिसका जो फूल होते हैं वो होते 2 इन कलर। या तो हम दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं, दैट इज द 4 o'clock प्लांट। 4 o'clock प्लांट, ठीक है। 4 o'clock प्लांट पे ले सकते हैं। सो इसमें क्या होंगे, 2 कलर्स होंगे। सो इसमें फ्लावर कलर हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस करवाया फ्लावर कलर के साथ करवाया। सो यहाँ पे एक था रेड कलर फ्लावर और दूसरा था वाइट कलर फ्लावर, ठीक है। सो यहाँ पे रेड के लिए हमने कैपिटल आर लिखा और वाइट के लिए स्मॉल आर लिखा। पहले वाले में F1 जनरेशन में क्रॉसिंग करवाए तो हमने तो सभी को पता है कि F1 जनरेशन में क्या होगा, 100% निकला था, 100% टॉल अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो यहाँ पे भी सेम वही चीज़ें होनी थी, बट हमें यहाँ पे क्या मिला, कैपिटल आर स्मॉल आर पिंक कलर में मिला, ना ही रेड कलर में मिला, ना ही हमें क्या मिला, रेड कलर मिला, ना ही हमें क्या मिला, वाइट कलर मिला, हमें क्या मिला, पिंक कलर मिला। और वो भी कितना परसेंट मिला, 100% पिंक कलर, 100% पिंक कलर फ्लावर। सो हम यहाँ पे क्या होता है, आके ये जो लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या हो रहा था, फेल हो रहा था। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस फेल हो रहा था तो इसी को हमने एक्सेप्शन मान लिया और यहाँ पे हमने फिर इसकी F2 जनरेशन में सेल्फिंग करवाई। क्या करवाई, F2 जनरेशन में सेल्फिंग मतलब खुद ही के साथ खुद के ही गैमेट की क्या कराना, हाइब्रिडाइजेशन कराना। सो यहाँ पे सेल्फिंग कुछ इस तरीके से हुई बेटा, कैपिटल आर एंड स्मॉल आर, यहीं पर भी कैपिटल आर एंड स्मॉल आर। सो यहाँ पे बना, सबसे पहला बना कैपिटल आर जो कि रेड इन कलर था। उसके बाद बना कैपिटल आर एंड स्मॉल आर, यहाँ पे भी क्या बना, कैपिटल आर एंड स्मॉल आर, बट यहाँ पे क्या बना, स्मॉल आर एंड स्मॉल आर। तो यहाँ पे हमने आइडेंटिफाई हो वैसे ही कलर को यूज़ किया है, ठीक है, ताकि आपको क्लियर विजन आ सके। सो फिनोटाइप कैरेक्टर क्या निकले हमारे, फिनोटाइप क्या हो जाएगा, यहाँ पे फिनोटाइप भी आया 1, रेड कलर 1 है, पिंक 2 है, 1 वाइट है। सेम जीनोटाइप भी इसका आएगा, जीनोटाइप कैसा आया, कैपिटल सिमिलर, होमोजाइगस टॉल कौन है, कितने हैं, 1 है, हेट्रोजाइगस पिंक कितने हैं, 2 हैं, और होमोजाइगस वाइट कितने हैं, 1 है। तो दोनों रेशियो क्या हो गए, सिमिलर हो गए। तो आपसे अगर पूछा जाए प्रभाविता के नियम का अपवाद पहला कौन सा है, तो कौन सा है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जिसे अप्रभाविता का नियम बोलते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, जो फिनोटाइप और जीनोटाइप कैरेक्टर क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, मतलब 1:2:1 के होते हैं। बल्कि लॉ ऑफ डोमिनेंस में हमने क्या देखा था कि फिनोटाइप कैरेक्टर क्या होगा, 3:1 का होगा, और जीनोटाइप कैरेक्टर क्या होगा बेटा, जीनोटाइप कैरेक्टर क्या था, 1:2:1 का था। सो आई होप सो कि आपको ये समझ में आया होगा। वहीं लॉ ऑफ डोमिनेंस का सेकेंड टाइप क्या होता है, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस का जो सेकेंड बोल सकते हैं हम एक्सेप्शन है, वो है लॉ ऑफ कोडोमिनेंस। लॉ ऑफ कोडोमिनेंस अगर हम देखें तो यहाँ पे दोनों कैरेक्टर क्या होते हैं, डोमिनेंट होते हैं, दोनों में से कोई भी रेसेसिव नहीं होता। जैसे आपने चितकबरी गाय देखी होगी कि ना ही वो वाइट होती है ना ही वो ब्लैक होती है, बल्कि वाइट और ब्लैक दोनों ही स्पॉट्स उसमें देखने को मिलते हैं, पैचेस देखने को मिलते हैं। सो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं काऊ में। वहीं हम लोग ए एंड बी ब्लड ग्रुप देख सकते हैं, ए बी ब्लड ग्रुप जो है वो सिमिलर एक साथ हमें देखने को मिलता है। सो वो एग्जाम्पल है लॉ ऑफ कोडोमिनेंस का। सो जब कभी आपसे पूछा जाए कि एक्सेप्शन ऑफ
एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस में लॉ ऑफ कोडोमिनेंस के एग्जाम्पल क्या है, तो ए बी ब्लड ग्रुप एंड सेकेंड एग्जाम्पल क्या है, तो सेकेंड एग्जाम्पल में आपका मिलेगा काउ कलर या बफेलो कलर, पैचेस वाइट एंड ब्लैक पैचेस या ब्लैक एंड वाइट पैचेस आर सीन, ठीक है, चितकबरी गाय हम बोल सकते हैं। इस तरीके से ये दो लॉ ऑफ क्या है, एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस। वहीं तीसरा जो एक्सेप्शन है, तीसरा एक्सेप्शन देख लेते हैं बेटा। तीसरा एक्सेप्शन जो है वो है लॉ ऑफ मल्टीपल एलील। मल्टीपल एलील के जो आप अपवाद में एग्जाम्पल देख सकते हैं वो देख सकते हैं ABO ब्लड ग्रुप। ABO ब्लड ग्रुप में आप क्लियर विजन कर सकते हैं, किसका, ABO ब्लड ग्रुप में आप लोग क्लियर विजन कर सकते हैं कि ये क्या है, एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्लड ग्रुप कौन सा होता है, A भी होता है, B भी होता है, O भी होता है एंड AB भी होता है। तो यहाँ पे मल्टीपल एलील होते हैं एंटीजन एंड एंटीबॉडी के प्रेजेंस के अकॉर्डिंग, एंटीजन एंड एंटीबॉडी के प्रेजेंस के अकॉर्डिंग। सो दिस इज ऑल अबाउट द मेंडल लॉ ऑफ डोमिनेंस। यहाँ पे फर्स्ट लॉ खत्म होता है बेटा, फर्स्ट लॉ और फर्स्ट लॉ के एक्सेप्शन। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस अलॉटमेंट के बारे में। और ऐसे ही कई इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के लिए बने रहिए इंस्पायर एकेडमी के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हैव अ नाइस डे, गुड टू सी यू, बाय बाय।